अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं सब लोग? अच्छा जी, कल हमने कंप्यूटर का जो सबसे मेन कंपोनेंट है सीपीयू, उसके बारे में पढ़ा था कि सीपीयू क्या है और सीपीयू कैसे काम करता है। उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया भी था कि क्या असल में काम है। अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल वर्ड में बताऊं, आप समझो कि कंट्रोल यूनिट इज अ मैनेजर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आर द वर्कर्स जो असल काम कर रहे हैं, मैनेजर वो है जो डायरेक्ट करता है, जो गाइड करता है कौन सा काम कब करना है, कौन सा कब करना है। तो कंट्रोल यूनिट इज लाइक अ मैनेजर एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज लाइक द वर्कर, और रजिस्टर इज द प्लेस वेयर द वर्क इज बीइंग डन। रजिस्टर वो प्लेस है जहां पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है ताकि उसको प्रोसेस किया जा सके। ठीक है? अच्छा जी, तो अब कुछ और कंपोनेंट्स भी सीपीयू के अंदर होते हैं या सीपीयू को काम करने में सपोर्ट करते हैं। अगर ये कंपोनेंट्स ना हो तो सीपीयू अपना काम नहीं कर सकता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अपना फिर काम नहीं कर सकता। ठीक है जी, वो कौन से हैं वो आज फिर अब स्टार्ट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम बस, देखेंगे हम सिस्टम बस क्या है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, कैशे मेमोरी क्या है। अ, एक मिनट देखिए। अच्छा जी, सिस्टम बस क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, कैशे मेमोरी क्या है, और मदरबोर्ड क्या है। तो ये अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके लिए मैं आपको पहले एक डायग्राम के जरिए से समझाऊंगा। स्पेशली ये जो दो चीजें हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैशे मेमोरी के बारे में, यहां लिखा हुआ कैशे, तो ये भी असल में एक मेमोरी ही है। ठीक है? मदरबोर्ड का अभी कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूं, फिर बाकी तीनों चीजों के बारे में बताऊंगा। मदरबोर्ड, बस आपने ये याद रखना है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब को आपस में कौन कनेक्ट करवाएगा, वो है मदरबोर्ड। कंप्यूटर के अंदर एक बोर्ड सा लगा होता है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कोई सा भी कंप्यूटर हो, मतलब आजकल के दौर के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, उसके अंदर एक बोर्ड सा होता है। उस बोर्ड के साथ सारे के सारे कंपोनेंट किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड होते हैं। आपका जो कंप्यूटर के अंदर आपने माउस लगाया वो भी बोर्ड के साथ ही कनेक्टेड होगा, और आपने कीबोर्ड लगाया वो भी बोर्ड के साथ कनेक्टेड होगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद मदरबोर्ड। और क्योंकि वो सब कुछ उसके साथ कनेक्टेड होगा, तो उसके जरिए से वो आपस में सारा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी? और मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारी वायर्स होती हैं। इन वायर्स को कहते हैं सिस्टम बसेस, वायर्स। मतलब मदरबोर्ड तो एक बोर्ड है ना, और बोर्ड के ऊपर वायर्स हैं बहुत सारी। बोर्ड पे सारे कंपोनेंट्स लगा दिए, और वो वायर्स के जरिए से अब एक जगह से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा जा रहा है। तो वो, उन्हें हम कहेंगे कि ये क्या है, ये सिस्टम बसेस हैं जिसके जरिए से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। दीज आर वायर्स, सिस्टम बसेस आर द वायर्स। लाइक कोई बस है, वो बाहर रोड पे जा रही है, वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा रही है। और सिस्टम बसेस जो हैं ये डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक लेकर जा रही हैं। ठीक है? क्लियर है? माउस दे। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई। मैं यहां से मैं चाह रहा हूं, मैं ये दो कंपोनेंट्स के बारे में तो आपको बता दूं। सिस्टम बसेस, ए बस रेफर्स टू एन इंफॉर्मेशन हाईवे। यहां पे वर्ड यूज किया गया है इंफॉर्मेशन हाईवे। कि बस क्या है, एक इंफॉर्मेशन हाईवे है विद इन द सीपीयू दैट फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब सीपीयू से कंप्यूटर तक जो डेटा, मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उन तक डेटा जो जाएगा वो बसेस के जरिए से जाएगा। ए बस कंप्राइजेज
bundles of tiny wires that carry electronics signal between all components of computer. बस ये टाइनी वायर्स हैं, बंडल ऑफ वायर्स हैं, एक एक वायर नहीं है बल्कि काफी ज्यादा वायर्स हैं जो कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कैरी करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, स्पेशली सीपीयू से अदर पार्ट्स तक जो है ये डेटा को ट्रांसफर करती हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। मदरबोर्ड का भी पता चल गया। मदरबोर्ड की शायद यहाँ पे डेफिनेशन नहीं ये दी हुई। मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर थ्रू विच ऑल द वेरियस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। तो बस ये एक बोर्ड है जिसके साथ सारे कंपोनेंट कनेक्ट हो जाते हैं, और अगर वो इसके साथ कनेक्टेड है तो वो इसके जरिए से आपस में भी एक तरह से कनेक्टेड हो गए। ठीक है जी। सीपीयू, रैम प्लग डायरेक्टली इनटू द मदरबोर्ड। कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिसको डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ ही हम कनेक्ट कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेशल किस्म के कार्ड्स वगैरह लगाते हैं कंप्यूटर पे, मदरबोर्ड में, एंड कम्युनिकेट थ्रू इंटीग्रेटेड बसेस, यानी इनको हम प्लग इन कर देते हैं और वो फिर बसेस के जरिए से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट मतलब कम्युनिकेट करते हैं। अदर कंपोनेंट सच एज इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेस द मदरबोर्ड थ्रू वेरियस इंटरफेसेस एंड कंट्रोलर्स। बस ये, इससे परेशान नहीं होना। ये क्या है जिसको मैं अभी बोल रहा था कार्ड्स, तो मतलब माउस है, हार्ड डिस्क है, ये मदरबोर्ड के साथ लगाएंगे किसी ना किसी इंटरफेस के साथ जरिए से, यानी कोई स्पेसिफिक सॉकेट होगी वो पहले मदरबोर्ड के साथ अटैच होगी किसी तरह से। अब उस सॉकेट में आप जो है वो कीबोर्ड लगाएंगे, या उस सॉकेट में आप अब हार्ड डिस्क को अटैच करेंगे। ठीक है जी। तो लेकिन अल्टीमेटली बात समझ यही आती है कि ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद मदरबोर्ड, एंड because these components are connected with motherboard, and through motherboard they communicate with each other। और मदरबोर्ड पे कौन सी ऐसी चीज है जिसके जरिए से वो कम्युनिकेट करते हैं? इस पे टाइनी वायर्स चल रही होती हैं, बहुत सारी गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की वायर्स होती हैं। अगर आप ये देखें, ग्रीन कलर का यूजुअली होता है ये ना मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर, तो लेकिन ये ओपन करके कंप्यूटर खोल के नहीं देखना, मे भी हो सकता है बाद में आप उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए और फिर आप कहें जी सर ने कहा था जी खोल के देखें कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं आपको वैसे इंटरनेट से एक आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी मदरबोर्ड की लुक। सर कीबोर्ड जजाक। अच्छा जी, तो मैं आपको अभी मदरबोर्ड का दिखा देता हूँ कैसे इस पे वायर्स होती हैं और कैसे ये वायर्स जो है कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती हैं। अच्छा जी, मदरबोर्ड के इमेजेस देखते हैं तो लाइक दिस, चलो या ये ले लो। तो दिस इज अ मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड पे यहाँ सीपीयू लगा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये फैन भी लगा देते हैं क्योंकि सीपीयू जल्दी हीट अप हो जाता है। यहाँ पे रैम लगा देते हैं। ठीक है, और ये मुख्तलिफ ये हैं वो इंटरफेसेस। ये देखें, मतलब ये डायरेक्टली अब मदरबोर्ड पे नहीं हम लगा रहे हैं, माउस कीबोर्ड इधर लगाते हैं। ठीक है जी, कोई ऑडियो जैक्स हैं, मतलब ऑडियो लगाना है, कोई यूएसबी लगानी है, तो वो डायरेक्टली मदरबोर्ड पे नहीं लगा रहा है। मदरबोर्ड पे इस तरह का ये इंटरफेस है, अटैच है मदरबोर्ड के साथ, और हम इनके साथ फिर अपनी एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हैं उनको अटैच कर देते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। मदरबोर्ड का तो मेरा ख्याल है पता चल गया। ले जी, अब अपना टॉपिक नेक्स्ट शुरू करते हैं, रैम और कैशे मेमोरी। ये अभी समझना है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा रैम के बारे में। तो इसके लिए मुझे जरा एक डायग्राम बनाना पड़ेगी यहाँ पे, तो डायग्राम के जरिए से आपको समझाऊंगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आपने समझना है। ये डायग्राम वैसे उसी जैसी है जिस तरह की हमने डायग्राम पहले हमने यूज की थी। डायग्राम शुरू में हम मतलब बुक का मेरा ख्याल फर्स्ट सेकंड पेज है, वहां पे एक डायग्राम, उसको मैंने समझाया भी था थोड़ा सा, लेकिन मैं उसी तरह की ये डायग्राम आपको बना के बता रहा हूं। इनपुट डिवाइसेस, अच्छा जी, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। अच्छा, जरा जहन में रखना, ये पहले नहीं बात बताई थी, उस डायग्राम में नहीं बताया। अब मैं यहाँ पे, वहां पे तो डायरेक्टली हमने प्रोसेसिंग डिवाइसेस लिख दिया था,
लेकिन यहां थोड़ा सा मैं अब उसी, है ये वही, लेकिन इसको मैं एलेबोरेट कर रहा हूं थोड़ा सा। ये जरा आपने गौर से इसको देखना है, समझना है। रैम और सारी चीजें फिर आपको आसानी से समझ आ जाएंगी इस, अगर डायग्राम को आप समझ गए। उसी जैसी है जो हमने शुरू में पढ़ी थी, लेकिन जरा ये अब इसको थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट कर दिया है, थोड़ा सा आपको क्लियरली समझाने के लिए। बुनियादी मकसद है रैम समझ जाए और साथ में आप ये समझ लें कि कैशे मेमोरी जो है वो क्या है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे सबसे पहले शो की गई हैं जी इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। अब याद रखना है, अब आज ये बता रहा हूं, मतलब अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, चीजों को क्लियरली और डीपली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनसे जब हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो सबसे पहले डेटा या इंस्ट्रक्शन एकदम प्रोसेस नहीं होता। वो सबसे पहले जाता है डेटा किसके पास? रैम के पास। वो डेटा या इंस्ट्रक्शंस कहां जाएंगी? रैम के पास। ये वायर फिलहाल डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को शो कर रही है। चलो इस तरह कर लेते हैं, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है इंस्ट्रक्शंस को, और जो सॉलिड लाइन है वो डेटा को शो कर रही है। तो डेटा और इंस्ट्रक्शंस किसके पास जाती हैं जी? रैम में। ये अब गौर से समझनी है चीजें। अब रैम में एक ही वक्त में काफी सारी इंस्ट्रक्शंस भी हम भेज सकते हैं, और आपको याद होगा वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, पहले लेक्चर में पढ़ाया था। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू विच ए कंप्यूटर वर्क्स। वो इंस्ट्रक्शंस जिनके मुताबिक कंप्यूटर काम कर रहा होता है उसे हम क्या कह देते हैं? उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चले गई रैम में, ठीक है। अब इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कंप्यूटर ने काम करना है, लेकिन अब ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस, डेटा और इंस्ट्रक्शंस रैम से एक एक करके, एक इंस्ट्रक्शन और उससे रिलेटेड डेटा वो सीपीयू में आएगा और सीपीयू उसको प्रोसेस करके वापस भेज देगा। ये जरा जहन में रखना। डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू में आएगा एक एक करके, मतलब अगर 100 इंस्ट्रक्शंस रैम में आ गई हैं तो एक इंस्ट्रक्शन उनमें से सीपीयू के पास आएगी और डेटा आएगा, वो प्रोसेस हो जाएगा, फिर दूसरी, फिर प्रोसेस हो जाएगा, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो रैम का काम असल में है ही ये कि रैम के पास एक ही वक्त में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, और रैम इज द सपोर्टिव डिवाइस फॉर सीपीयू। सीपीयू के लिए सपोर्टिव डिवाइस है। सीपीयू ने डेटा को प्रोसेस इसी नहीं करना है, लेकिन सीपीयू की ये मजबूरी है कि सीपीयू के पास एक ही वक्त में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस नहीं आ सकती। तो सीपीयू के पास जो इंस्ट्रक्शंस आनी होती हैं वो सारी की सारी पहले रैम में आ जाती हैं और एक एक करके फिर सीपीयू के पास आती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर है और एक उसका पीए है। पीए के पास वो कहते हैं जी जिसने भी कोई अपना जो भी काम है या जो भी रिक्वेस्ट है वो सारी पीए को जमा करवा दे। पीए मेरे पास एक एक करके वो ले आएगा, मैं उसको देखूंगा, उस केस को चेक करूंगा और फिर मैं उस पर जो भी डिसीजन लेना है वो मैं ले लूंगा। ठीक है जी, कंपनी का जो मैनेजर है। तो इट इज लाइक दैट। तो ये सीपीयू जो है वो रैम में इंस्ट्रक्शंस आती जाती हैं, और मैंने बताया भी था कंट्रोल यूनिट क्या करता है। सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो फेच करता है इंस्ट्रक्शंस, यहां से एक्सट्रैक्ट करता है, वो इंस्ट्रक्शंस को पिक करता है, एक एक करके प्रोसेस करता है। ये एक एक करके कर सकता है, बस याद रखना है। रैम के पास एक वक्त में हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं, but CPU will get one instruction at a time and will process that instruction and send back the processed data। जो भी डेटा है वो उसको प्रोसेस करके वापस CPU जो है वो किसको भेज देगा? रैम को भेज देगा, और रैम से वो
जो प्रोसेस्ड डाटा है वो आउटपुट डिवाइस पर चला जाएगा। ठीक है जी, मेरा ख्याल है बात समझ गए होंगे। और अगर हमने उस डेटा को या प्रोसेस्ड डेटा को स्टोर करना हो तो स्टोरेज डिवाइस में रख लेंगे, दोबारा चाहिए होगा तो दोबारा फिर स्टोरेज डिवाइस से ले लेंगे। लेकिन वो जब भी स्टोरेज डिवाइस से हमें डेटा चाहिए होगा वो रैम में पहले आएगा, फिर हमें आउटपुट पे नजर आएगा, और अगर हमने उसको प्रोसेस करना है तो वो सीपीयू के अंदर आ जाएगा। तो ये एक जो है एक प्रोसेस है। इससे रैम का रोल अब थोड़ा सा समझ आ गया होगा। एक बात तो जरूर पता चल गई होगी कि रैम का काम है सीपीयू को सपोर्ट करना, और दूसरी बात अब ज़हन में रखनी है कि रैम को खुद डेटा नहीं चाहिए होता, ना रैम ने स्टोर करना होता। रैम में जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो सारी की सारी टेम्परेरी, रैम में टेम्परेरीली स्टोर होती हैं, बस थोड़ी देर के लिए रैम में वो स्टोर रहेंगी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, और फिर जब वो प्रोसेस हो जाएंगी उसी रैम में अब और नई इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। जैसे ही नई इंस्ट्रक्शंस रैम में आएंगी तो पुरानी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही वो ओवरराइट हो जाएंगी, पुरानी इंस्ट्रक्शन समझो खत्म। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि अब रैम के बारे में कम से कम समझ गए होंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू। यहां पे गलत, यहां पे सेंट्रल प्रोसेस, सेंट्रल का वर्ड भी होना चाहिए। ठीक है जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आगे लिखा हुआ सीपीयू, एंड हेंस इज क्विक टू एक्सेस, और ये इसकी एक्सेस बड़ी फास्ट होती है। रैम होल्ड्स द डेटा एंड प्रोग्राम इन करंट यूज, करंटली जिन प्रोग्राम्स पे डेटा पे हम काम कर रहे होते हैं वो रैम में आ जाता है। रैम इन माइक्रो कंप्यूटर इज वॉलेटाइल, रैम वॉलेटाइल होती है, विच मीन्स दैट द कंटेंट्स ऑफ रैम आर इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न्ड ऑफ। मतलब जैसे ही कंप्यूटर की पावर ऑफ करते हैं रैम के अंदर जो कुछ भी डेटा होता है वो सारा का सारा वो इरेज हो जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है जी, क्लियर है। वॉलेटाइल उस चीज को कहते हैं जो नॉर्मल सिचुएशन में अपनी हालत को बरकरार ना रख सके। जैसे पेट्रोल वॉलेटाइल सब्सटेंस है, उसको जब तक के बंद नहीं किया होगा, टंकी उसकी गाड़ी में है तो उसका वो जो जब तक बंद नहीं करेंगे तो उस वक्त तक वो पेट्रोल जो है वो इवेपोरेट होता जाएगा। स्पिरिट है, पेट्रोल है, परफ्यूम परफ्यूम है, तो वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट में वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता। तो बिल्कुल इसी तरह वॉलेटाइल मेमोरी है ये। इसको भी जब तक के कंप्यूटर ऑन है उस वक्त तक तो ये इसका डेटा रिटेन रहेगा रैम में। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ करेंगे रैम का सारा डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, रैम और रोम में फर्क है थोड़ा सा। अब रोम रैम का अब समझ आ गई। दो तीन पॉइंट और यहां पे लिख लें। रैम इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। लो जी, एक वर्ड मैंने इसको दे दिया, प्राइमरी मेमोरी। रैम के बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ये प्राइमरी मेमोरी है। इसको एक और वर्ड मैं देता हूं, एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी में इसको इसलिए कह रहा हूं, यहां पे ये पॉइंट बताया भी हुआ है कि करंट यूज, कि जो कुछ इस वक्त कंप्यूटर में एक्टिव है, जो फाइल आपने इस वक्त ओपन की हुई है, यानी ये जो स्क्रीन पे इस वक्त आपको ये फाइल आईटी वाली बुक नजर आ रही है, इसका इसका मतलब है इसका सारा डेटा और इसका कोड जो कुछ भी है वो सारा का सारा इस वक्त रैम में मौजूद है। यानी जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं, जो प्रोग्राम आप चला रहे हैं, जो फाइल आप चला रहे हैं, दैट इज एक्टिव इन द कंप्यूटर इज एक्चुअली इन द रैम। यानी जो भी चीज एक्टिव है वो असल में कहाँ होगी, वो रैम में होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो रैम इज द एक्टिव मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है जी। अच्छा, रैम को अब रोम के साथ आपने जो है वो नहीं कंफ्यूज होना। रोम एक अलहदा चीज है। अच्छा, हर कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशल किस्म की रोम होती है और उसे कहते हैं बायोस रोम। वो मैं अभी समझाता हूं। रोम, पहले तो रोम का क्या मतलब है। रीड ओनली मेमोरी। रोम इज रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसके अंदर कुछ डेटा पहले से ही हो। जैसे बुक, बुक इज द रीड ओनली मेमोरी। किताब जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, कि किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है और जस्ट हम उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है जी। वैसे हम तो थोड़ा सा राइट भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बुक का ये पर्पस नहीं है कि वी हैव टू राइट ऑन इट, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो बहरहाल एक्चुअली तो बुक रीड ओनली मेमोरी है ना, कि रीड करो बुक। और कॉपी जो है वो रीड राइट मेमोरी है। उसमें उसमें से जो कुछ लिखा है वो रीड भी कर सकते हैं और उसमें कुछ अपनी तरफ से लिख भी सकते हैं।
तो ये जो रोम होती है ये भी रीड ओनली मेमोरी होती है, और इसमें जिन्होंने रोम मैन्युफैक्चर की होती है वो उसके ऊपर, रोम इज अ मेमोरी चिप इनटू विच फिक्स्ड प्रोग्राम, इसमें कुछ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस या डेटा होता है जो कौन परमानेंटली राइट कर देता है, रिटन परमानेंटली एट द टाइम ऑफ द कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर। जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो कंप्यूटर की एक स्पेशल रोम भी बना ली जाती है, और उस रोम में कुछ बस परमानेंटली इंस्ट्रक्शंस कुछ स्टोर कर दी जाती हैं, और बस उस रोम को फिर कंप्यूटर के साथ लगा देते हैं। इस तरह की स्पेशल रोम को क्या कहते हैं? बायोस रोम। ठीक है जी। व्हेन यू स्विच ऑन द पीसी यू मे यूज ए रेफरेंस टू बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विच इज पार्ट ऑफ द रोम चिप कंटेनिंग ऑल प्रोग्राम नीडेड टू कंट्रोल हार्डवेयर। तो हर कंप्यूटर में एक रोम होती है जिसे बायोस रोम कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्टिंग के प्रोसेस में या कंप्यूटर के बेसिक जो है वो फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। तो एक मिसाल से समझा देता हूं, जब आप अपना लैपटॉप ऑन करते हैं या इवन मोबाइल फोन ऑन करते हैं और इवन आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो आपको एक स्टार्टिंग स्क्रीन आपको नजर आ रही होती है, एक स्टार्टिंग प्रोसेस। आपने तो ऑन का बटन दबाया, कंप्यूटर ने साथ ही या मोबाइल फोन ने साथ ही कुछ प्रोसेसिंग करनी शुरू कर दी। वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो यूजुअली जो है वो किस रोम में पड़ी होती हैं, मतलब वो हर दफा जब भी आपने कंप्यूटर चलाना है वो आप कहते हैं यही एक प्रोसेस चलता है हर दफा, एवरी टाइम। तो वो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके मुताबिक हमारा कंप्यूटर काम कर रहा होता है, और वो इंस्ट्रक्शन एक स्पेशल किस्म की रोम में होती हैं, और उस रोम को क्या कहते हैं? बायोस रोम। मेरा ख्याल है अब रैम और रोम का पता चल गया होगा। ठीक है, चलो अब है जी कैशे मेमोरी। मैं फिर अपनी डायग्राम पे जाऊंगा और अब आपको कुछ और फैक्ट्स समझाऊंगा, और फिर कैशे मेमोरी हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मैं एक अपने माइंड को जरा रिफ्रेश करें, अब बिल्कुल एक नई बात की तरफ जाने लगे। लेकिन ये नई बात तभी समझ सकते हैं जिसको ये बात समझ आ गई है। अच्छा, मैं अभी सिर्फ 2 मिनट लूंगा आप लोगों के। 2 मिनट में कोई क्वेश्चन अगर आप अभी आप पूछना चाहते हैं स्पेशली रिलेटेड टू दिस डायग्राम, इसके बारे में अगर आप कोई बात पूछना चाह रहे हैं, फिर कैशे मेमोरी ज्यादा अच्छी तरह और ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो क्वेश्चंस, मैं 2 क्वेश्चन लूंगा अभी, 2-3 क्वेश्चन लूंगा 2-3 मिनट में। अगर कोई इसके हवाले से, ये जो सामने डायग्राम बनी है इस हवाले से, तवस्सुल अली जी बेटा, आप क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर ये जब रैम से सीपीयू में आती है इंस्ट्रक्शन या जी डाटा, जी जी। जब ये वापस रैम में जाता है फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? बस रैम में वो प्रोसेस होके चला गया, अब रैम में चला गया डाटा। अब रैम से 2 जगह पे जा सकता है वो, या तो आउटपुट डिवाइस पे चले जाएगा, यानी जो जिस यूजर ने वो डाटा दिया था वो व्यू कर लेगा कि अच्छा मेरा ये रिजल्ट है, या फिर उसको स्टोर कर दिया जाएगा कि भाई अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी प्रोसेस करते जाओ, कर करके स्टोर करते जाओ। ठीक है जी। तो 2 ऑप्शंस ही जी होंगे कि या तो वो जी आउटपुट डिवाइस पे भेज दिया जाएगा, कौन सा प्रोसेस्ड डाटा, प्रोसेस्ड आपने पूछा कि सर जब वो प्रोसेस करके रैम को भेजा जाएगा तो फिर क्या होगा, जी वो या तो आउटपुट जी जी डिवाइस पे शो कर दिया जाएगा अगर अभी चाहिए वो, और अगर चाहिए कि नहीं इसको प्रोसेस, जैसे बैंक्स में ट्रांजैक्शन होए जा रही और डाटा जो है वो प्रोसेस होके स्टोर भी होता जा रहा है, अगर किसी बंदे ने अब अपना अकाउंट बैलेंस देखना है तो वो क्या कर लेगा, बाद में चेक कर लेगा, समझ रहे? लेकिन प्रोसेस होके स्टोर होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। यस। अच्छा जी। आमना जी, आमना बेटा आप पूछें सर क्वेश्चन। सर आपने कहा है कि जब रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोर करता है डाटा को, जी तो जब हम लोग पावर ऑफ करते हैं तो वो सारी मेमोरी इरेज हो जाती है? बिल्कुल रेज हो जाती है, क्योंकि ये देखें we have a storage device, at least we have one storage device in a computer। तो आपको याद होगा, मतलब आप अगर कंप्यूटर पे थोड़ा सा काम करते हैं तो कभी कभी आप कोई फाइल बना रहे हैं और लाइट चले गई तो चलो जी डाटा सारा जाया हो गया। तो इसके लिए टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं, हम लोग आपको बताते रहते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई थोड़ा सा डाटा टाइप किया है साथ ही सेव कर लो। जब आप सेव का बटन दबा देते हैं तो वो
रैम में तो ठीक है वो डाटा मौजूद है, लेकिन उसकी एक कॉपी जाके कहाँ स्टोर हो जाती है? स्टोरेज डिवाइस में। अब बंद भी कर दें कंप्यूटर तो वो स्टोरेज डिवाइस में पड़ा हुआ है डाटा। ठीक है। तो सर कोई ऐसी रैम डिजाइन है या जो ऑटोमेटिकली साथ साथ स्टोर करता जाए नहीं डाटा को? नहीं, रैम तो नहीं ऐसी डिजाइन हुई, लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बन गए हैं कि वो सॉफ्टवेयर कहते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसमें डेटाबेस बनाते हैं। वो कहते हैं डेटाबेस जब आप बनाने लगो तो उसको सेव कर लो, बस उसके बाद उसमें डेटा एंटर करते जाओ, वो खुद ही स्टोर होता जाएगा। ठीक है, Okay. मतलब सर सॉफ्टवेयर ऐसे, बायोस देखें देखें सॉफ्टवेयर ऐसे बन गए हैं कि जो क्या करते हैं, वट एवर यू आर एंटरिंग इन टू द कंप्यूटर एंड दैट इज इन द रैम, जो कुछ भी आप एंटर कर रहे हैं और जो अभी रैम में है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद करते रहते, मतलब हर 1 मिनट के बाद सेव कर लिया। इवन आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ये सेटिंग खुद भी कर सकते हैं कि हर 5 मिनट बाद मेरे डाटा को खुद ही सेव करते जाओ, वो कर सकते हैं सेटिंग। ओके सर, रैम की समझ आ गई, आप रोम को एक दफा अगेन प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ जी जी, रोम बस देखें यही है कि रीड ओनली मेमोरी है। बस आपने याद रखना है कि कोई भी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी हो वो जिसको सिर्फ हम रीड कर सकें, जिसमें हम कोई चेंजेस वगैरह ना कर सकें, तो उसे हम कह देते हैं रोम। ठीक है, तो सर कंप्यूटर इनमें बेसिक जी, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? क्या इन दोनों में डिफरेंस है? बेसिक देखें, डिफरेंस क्या है? हाँ बिल्कुल, देखें रोम इज अ ब्लैंक कॉपी, लाइक अ ब्लैंक कॉपी। आपने मार्केट से एक ब्लैंक कॉपी खरीदी, ठीक है जी। रैम, यस सर। उसमें कुछ डेटा लिखा, खुद ही एंटर किया, ठीक है जी, खुद ही, मतलब वो यस। खुद ही उसमें से डाटा जब लाइट ऑफ होती है रेज होता जाता है। लेकिन रोम इज लाइक अ बुक, कि उसके अंदर कुछ डेटा लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, और जब भी उस बुक को खोलते हैं उसमें वही इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, एंड यू कैन नॉट चेंज दोज इंस्ट्रक्शंस, यू कैन नॉट चेंज दैट स्पेसिफिक डेटा। तो बस रोम ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर बस कुछ स्पेशल डेटा है, आप कोई उसमें नया डेटा स्टोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिलीट दैट डेटा, यू कैन नॉट एडिट दैट डेटा, नो डिलीट, नो चेंज, नो ऐड, बट ओनली रीड। ठीक है। ओके थैंक यू सर। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मोहम्मद असद। जी असद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि हम रैम को एक किस्म का कंट्रोल यूनिट कह सकते हैं? नहीं, रैम को कंट्रोल यूनिट बेटा नहीं कह सकते, क्योंकि रैम इज नॉट एन इंटेलिजेंट कंपोनेंट। रैम का सिर्फ इतना ही काम है कि सीपीयू को सपोर्ट करती है, और वो इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर के अंदर हम प्रोसेस करवाना चाहते हैं वो हम कंप्यूटर को दे देते हैं। लेकिन रैम कहती है कोई मसला नहीं, ये तो काफी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये 1 बाय 1 सीपीयू मुझसे पिक करता जाएगा इंस्ट्रक्शन। सीपीयू कहता है मुझे अब पहली इंस्ट्रक्शन दो, रैम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दे देती है, प्रोसेस कर देता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो रैम और सीपीयू इस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके रैम सर, इज ठीक नॉट अ है सर। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू में है, वो डिसाइड करता है कि अब मुझे ये इंस्ट्रक्शन चाहिए, अब ये रैम जस्ट फॉलोज। ठीक है जीशान, अब एंड पे यस सर। क्वेश्चन आपका मैं लूंगा। जीशान जफर आपने हैंड रेज किया, एंड पे लूंगा क्वेश्चन, मैं चाह रहा हूं जरा टॉपिक कंप्लीट कर लूं। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैंने लेना है। ठीक है, आप हैंड रेज कीजिएगा एंड पे, लास्ट 5 मिनट में मैं फिर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि अब कैशे मेमोरी वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट करें और आगे चलें हम। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ये क्वेश्चनिंग मैंने जानबूझ के 5 मिनट ये आपको दिए ताकि आपको थोड़ा सा ये, मेरा ख्याल है जो क्वेश्चन तो 3-4 स्टूडेंट्स ने किए, लेकिन उससे बातें काफी सारी सबको समझ आ गई, हो सकता है वो पहले से ही समझ आ गई हूं उनको। अच्छा, अब एक मैं नई बात शुरू करने लगा हूं, वो ये है कि रैम जो है ना, सीपीयू के अंदर कौन सी चीज है जो डेटा को स्टोर करती है टेम्परेरीली, थोड़े से डेटा को, वो है, ये मैंने ऐसे डब्बे डब्बे से बना दिए, एक्चुअली दीज आर रजिस्टर्स। ये आपको समझाने के लिए, याद है ना, पिछले कल के लेक्चर में मैंने बताया था रजिस्टर्स। सीपीयू के अंदर वो कौन सी चीज है जिसमें डेटा थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, तो बहुत थोड़ा सा डेटा, और इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है और वो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके वापस भेज देता है। सीपीयू के अंदर वो प्लेस क्या है, रजिस्टर्स। अच्छा, अब रैम की सीपीयू को, रैम इज अ स्लो मेमोरी देन रजिस्टर। रजिस्टर इज अ हाई स्पीड, बार बार मैंने वर्ड, कल मेरा ख्याल है 3 बार ये मैंने वर्ड बोला होगा कि रजिस्टर्स आर हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट्स।
जो सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं वो हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, और सीपीयू खुद भी बहुत ही फास्ट डेटा प्रोसेसिंग करने की सीपीयू में कैपेबिलिटी होती है. बिलीव मी दैट अ सीपीयू कैन प्रोसेस billions of instruction in a second, billions of instructions in a second. ज़हन में रख लें, billions of instruction in a second. एक सीपीयू, आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर है जिस पे इस वक्त आप अभी लेक्चर सुन रहे हैं, या मेरा जो कंप्यूटर है यहाँ पे जिसके जरिए से मैं अभी आपको लेक्चर आप तक हम ब्रॉडकास्ट भेज रहे हैं, आप तक सेंड कर रहे हैं, तो ये इसका कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो एक सेकंड में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर भी प्रोसेस कर सकता है, इतनी इसकी कैपेबिलिटी है. लेकिन रैम सीपीयू को इतनी तेजी से डेटा नहीं प्रोवाइड कर सकती. सीपीयू को इतनी तेजी से रैम डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकती. तो इसका तो फिर ये तो नुकसान नहीं हुआ? क्या ख्याल है कि सीपीयू की जो एक्चुअल कैपेबिलिटी है फिर तो वो सामने आएगी ही नहीं. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक स्टूडेंट मैथ्स का बहुत, मतलब उसका माइंड कोई सुपर नेचुरल है कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सलाहियत दी है कि वो बहुत फास्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर सकता है. लेकिन जो टीचर है, टीचर कहते हैं भाई मैं तो 1 मिनट में इसको 10 क्वेश्चन ही बोल सकता हूं. तो अभी टीचर क्वेश्चन बताते, क्वेश्चन भी पूरा नहीं कर पाते, वो आंसर दे देता है, वो इतना फास्ट है. तो अब वो डिपेंडेंट है टीचर के ऊपर कि टीचर क्वेश्चन बोले तो मैं आंसर दूं. जैसे ही वो क्वेश्चन अभी थोड़ा कंप्लीशन की तरफ जाते हैं टीचर, साथ ही वो आंसर दे देता है. अच्छा, इसका मतलब है यहां भी कुछ ऐसा ही केस है कि रैम से सीपीयू तक इंस्ट्रक्शन अभी पहुंचती है और साथ ही सीपीयू उसको प्रोसेस करके वापस भी भेज देता है, और अगली इंस्ट्रक्शन के लिए सीपीयू वेट करता रहता, आइडल बैठा रहता है. होना क्या चाहिए? मेरा ख्याल है सबके ज़हन में यही आ रहा होगा, मेरा ख्याल है कि सर फिर रैम ही ऐसी बना दें कोई जो बहुत फास्ट हो, जो इसकी स्पीड के साथ मैच करे, रैम को इतनी क्वालिटी की बने, कोई इस तरह की रैम हो. वाकई ऐसी रैम बन सकती है, लेकिन फिर रैम इतनी एक्सपेंसिव होगी वो कि शायद आप कंप्यूटर खरीदने जाएं तो उसमें 1 लाख रुपए की रैम होगी और टोटल कंप्यूटर होगा 1,20,000 रुपए का. यानी वो मतलब रैम एक्सपेंसिव बहुत होगी. ऐसी रैम बन सकती है जो इतना फास्ट डेटा को ट्रांसफर करे, ठीक है जी, इतनी हाई स्पीड मेमोरी हो. तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि सीपीयू और रैम के दरमियान, ये वो सीपीयू के अंदर भी लगाई जा सकती है. वो मैं सारा बताता हूं, अभी आगे हम पढ़ते हैं. तो बस ये समझ लें कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना एक स्मॉल मेमोरी, छोटी सी स्मॉल मेमोरी इंट्रोड्यूस करवाई जाए जिसका नाम हो कैशे. CACHA. ये जो CH है ये शीन की आवाज दे रहा है, ठीक है जी. कैशे, CACHE, कैशे या कैश मेमोरी भी बोल देते हैं इसको. तो बहरहाल ये इस वक्त हमारा डिस्कशन नहीं है प्रोनाउंसिएशन. तो बहरहाल कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी ज्यादा बोला जाता है. तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना एक स्मॉल लेकिन बहुत हाई स्पीड मेमोरी लगा दी जाए जिससे कंप्यूटर की कॉस्ट भी ना बढ़े और जिसका काम ये हो कि वो रैम से इंस्ट्रक्शंस आए इसके अंदर कैशे मेमोरी में और वो इसमें पड़ी रहे इंस्ट्रक्शंस, और रैम से तो स्लो वो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, से 2 इंस्ट्रक्शंस आ गई यहां पे. अब ये 2 इंस्ट्रक्शंस सीपीयू को बार बार चाहिए. अब सीपीयू को वो इंस्ट्रक्शंस बार बार रैम से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी कैशे मेमोरी से ही सीपीयू को मिलती जाएंगी, जिससे ओवरऑल स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. ठीक है, बात क्लियर है? कैशे मेमोरी के बारे में याद रखना है, कैशे मेमोरी इज स्मॉलर देन रैम बट वेरी मच फास्टर देन रैम. रैम से बहुत फास्टर है स्मॉलर है लेकिन बहुत फास्ट. ठीक है जी, क्लियर है? चलो अब देखते हैं बुक क्या कहती है. The concept of caching involves storing recently used information so that it can be quickly accessed at a later time. वही बात जो मैंने बताई कि यहां पे इसके पास recently 2 इंस्ट्रक्शंस आई, 4 इंस्ट्रक्शंस आई और वो सीपीयू के पास पहुंची
अगर सीपीयू को वही रिसेंटली जो उसने यूज की थी इंस्ट्रक्शन वो दोबारा चाहिए, तो सीपीयू फिर उससे जो है वो यहीं से ही लेता रहेगा, और इस तरह से ओवरऑल उसको बार बार रैम से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और टाइम इतना वेस्ट नहीं होगा उसमें। यहीं से ही वो इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो क्या होती जाएंगी, यूज होती जाएंगी, और इस तरह ओवरऑल जो सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इस कैशे मेमोरी की मुख्तलिफ टाइप्स बताई हैं। अच्छा, ये फिजिकल कैशे मेमोरी नहीं है, ये वाली ब्राउजर कैशे, ये 3 एक्चुअल कैशे मेमोरीज हैं। तो इनको जरा देखते हैं। इन दोनों का ताल्लुक तो उसी से है जो मैंने अभी आपको समझाया। प्रोसेसर कैशे, प्रोसेसर कैशे क्या है? ये वो कैशे मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर ही लगा दी जाती है। ये जिस तरह अभी मैंने सीपीयू के साथ ही बिल्कुल ये समझो सीपीयू के अंदर ही अटैच है। और अगर सीपीयू और रैम के दरमियान यहां पे अटैच हो, ये देखें, दिस इज एन इनक्रेडिबली स्मॉल कैशे दैट सिट्स आइदर डायरेक्टली विद इन द सीपीयू और वेरी क्लोज टू इट। या तो होती ही सीपीयू के अंदर है या बिल्कुल उसके क्लोज होती है। उसे हम कह देते हैं प्रोसेसर कैशे कंटेन टाइनी ब्लॉक ऑफ सच डेटा एज फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन। इसमें वो डेटा रखा जाता है जिसको अभी अभी कंप्यूटर ने यूज किया, और इसको क्यों इसलिए इसके अंदर रखा हुआ है कि अगर इसकी दोबारा जरूरत पड़ गई तो यहीं से सीपीयू को प्रोवाइड करते जाएंगे। मेमोरी कैशे इज लार्जर देन प्रोसेसर कैशे एंड रेफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग स्मॉल पार्ट ऑफ रैम एज कैशे वाइल्स एप्लीकेशन आर रनिंग। ये क्या है कि अगर रैम जो है इसके ही एक पार्ट को कैशे मेमोरी डेजिग्नेट कर दिया जाए, मतलब यहां पे वो इंस्ट्रक्शंस रखी जाएं जिसकी सीपीयू को बार बार जरूरत हो सकती है, तो इससे भी थोड़ी सी स्पीड में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि इसको बार बार ढूंढना, पूरी रैम में नहीं ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो चाहिए। तो ये भी थोड़ा, लेकिन ये इतना फास्ट नहीं फायदा। सबसे अच्छा जो बेहतर है, जो कंप्यूटर के ऊपर इंपैक्ट करेगी कैशे मेमोरी, वो प्रोसेसर कैशे मेमोरी ही है। ठीक है जी। डिस्क कैशे मेमोरी, अच्छा, यानी अब मैंने जो कैशे मेमोरी जिसके बारे में आपको बताया, वो जो मैंने आपको सारा समझाया वो सारा था सीपीयू कैशे मेमोरी या प्रोसेसर कैशे मेमोरी। और सबसे जो पॉपुलर है वो कैशे मेमोरी वो यही है, प्रोसेसर कैशे। लेकिन अब इसी कॉन्सेप्ट को और यानी रैम के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि रैम के अंदर ही वो इंस्ट्रक्शन जिसकी रिक्वेस्ट बार बार आ रही है, तो क्यों ना वो इंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी शॉप के ऊपर जो चीज सबसे ज्यादा बिक रही है या बार बार लोग आके खरीद रहे हैं, तो शॉप वाले क्या करते हैं, उसको बिल्कुल अपने करीब करीब कहीं रख देते हैं, ताकि, क्योंकि उन्हें पता ज्यादा इस चीज का, ये क्यों करीब रखी है जी आपने इतना, ये जी इसका कस्टमर बहुत ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी कस्टमर को सर्व कर। और वो चीजें जिनकी ज्यादा जरूरत नहीं है या जो कस्टमर ज्यादा नहीं मांग रहा, तो वो पता नहीं पीछे उन्होंने कहीं रखी होंगी। तो बिल्कुल इसी तरह से ये कैशे मेमोरी का ये मतलब कैशे मेमोरी का स्पेशली जो है वो मेमोरी कैशे की मैं मिसाल अभी आपको दे रहा हूं। डिस्क कैशे, इसी तरह कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर भी आजकल इसमें भी कैशे मेमोरी लगा दी गई। मतलब इसकी एक स्पेशल कैशे मेमोरी है जो इसके काम को जरा क्या कर देती है, इंप्रूव कर देती है। ठीक है जी। इज लार्जर, क्योंकि जरा देखें, ये स्मॉलर है, ये थोड़ी सी इससे लार्जर, ये थोड़ी सी इससे लार्जर। क्यों? ये सीपीयू में है, सीपीयू के तो मेमोरी एलिमेंट्स होते ही बहुत स्मॉल है। रैम थोड़ी सी सीपीयू के इनसे ज्यादा होती है साइज में, इसलिए इसकी कैशे मेमोरी भी वो थोड़ी सी ज्यादा। और स्टोरेज डिवाइस इससे ज्यादा होती है कंप्यूटर में, मतलब टेराबाइट्स में होती है। ये मैं आपको बताता हूँ अभी, यूनिट्स, बाइट्स और किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स ये क्या होते हैं। वैसे तो आजकल ये आम एक टर्मिनोलॉजी है, मैं 1-2 मिनट में समझा दूंगा। अभी मैं चाह रहा हूं कि ये पहले टॉपिक अपना कंप्लीट कर लूं। डिस्क कैशे मेमोरी इज लार्जर स्टिल एंड डिस्क्राइब द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ये जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है ना, ये उसके अंदर ही एक छोटी सी मेमोरी होती है जो आमतौर पर डिस्क की परफॉर्मेंस को ज्यादा बढ़ा देती है। ये भी वही बात है कि डिस्क से जो डाटा बार बार हम एक्सेस कर रहे हैं उसको डिस्क कैशे, मतलब एक फाइल है। आमतौर पर ये होता है, मतलब मैं एक टीचर हूं तो मुझे यही देख लें, इस कंप्यूटर में भी कुछ फाइल्स जो हैं वो ऐसी हैं जो बार बार टीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं।
मेरा लैपटॉप है, उस पे मतलब आजकल मैं मतलब कुछ फाइल्स हैं, एक दो स्टूडेंट्स की, एक दो कुछ मेरी रिसर्च की फाइल्स हैं, तो मुझे पता है यही 4-5 फाइल्स हैं जिनको मैं आजकल ज्यादा यूज कर रहा हूँ। और भी हो सकती हैं, लेकिन वो ज्यादातर मैं उनको ही यूज कर रहा हूँ, समझ रहे? तो इस तरह से वो फिर कहाँ डिस्क के अंदर रख, डिस्क ऑटोमेटिकली उसको कहाँ रख लेती है, कैशे मेमोरी में, और इस तरह से हमें वो उसकी एक्सेस जो है वो फास्ट जरा मिल जाती है। ठीक है जी। लास्ट वन है ब्राउजर कैशे। अच्छा, ये एक फिजिकल कैशे मेमोरी नहीं है, जो ऊपर तीनों आपको बताई थी वो फिजिकल कैशे मेमोरी है। ब्राउजर कैशे क्या है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। ब्राउजर क्या होता है, ये वेब ब्राउजर है, ये जो इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एज है आजकल, ये भी बड़ा अच्छा है, इसके भी परफॉर्मेंस है, और क्रोम ज्यादा लोग यूज करते हैं, फायरफॉक्स है, ये सारे ब्राउजर्स हैं। ब्राउजर या वेब ब्राउजर किसे कहते हैं, वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं वेब ब्राउजर। तो ये वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये हम वेबसाइट्स ओपन करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पर ये हमारी वेबसाइट है tips.edu.pk। एक मिनट, स्पेल नहीं सही लिखे, tips.edu.pk। अच्छा, इसके ये आपने एक टेस्ट करना है। आप अपने कंप्यूटर पर पहली दफा जब ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये मतलब थोड़ा सा वेबसाइट टाइम लेगी पहली दफा जब आप इसे ओपन करेंगे। अच्छा, होगा क्या, आपने पहली दफा ओपन किया, इसने कुछ मतलब कुछ टाइम लिया और ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब हुआ क्या कि ये जो पिक्चर्स वगैरह थी ना, ये हमारे इस ब्राउजर ने क्योंकि ब्राउजर ने भी कंप्यूटर की के अंदर एक स्पेस लेनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये ब्राउजर ने इनको अपने पास क्या कर लिया, जिस तरह हिस्ट्री में नहीं सेव कर लेते, तो उसने इन पिक्चर्स को सेव कर लिया, और वो जो प्लेस है जहां पे उसने सेव किया उसे, वो एक वर्चुअल प्लेस है, उसको कहेंगे ब्राउजर कैशे। नेक्स्ट टाइम, अब जरा देखिएगा, अभी जब मैंने ये वेबसाइट ओपन की थी तो मुझे कुछ कोई मेरा ख्याल है 3-4 सेकंड 5 सेकंड लगे। अब मैं जब दोबारा ओपन करूंगा ना, ये देखें उसी वेबसाइट को, ठीक है जी, तो ये कंपैरेटिवली पहले से मतलब ये जल्दी ओपन हो जाएगी, चाहे 1-8 सेकंड का फर्क हो, मतलब पहले से ये थोड़ा सा, ये देखें थोड़ा सा जल्दी ओपन हो गई। मतलब मैं एक अपनी एक असेसमेंट बताता हूं कि मतलब जब पहली दफा मैंने ओपन की तो तकरीबन 6-7 सेकंड लगे, तो अभी कुछ 3 से 4 सेकंड लगे, तो थोड़ा सा फर्क पड़ गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 50% फर्क पड़ रहा है या बिल्कुल, तो लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ गया। हुआ क्या कि उसने ब्राउजर कैशे में कुछ यही पिक्चर्स, क्योंकि पहले भी ओपन हो चुकी है ये वेबसाइट, तो ये आप टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे आप टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में कोई वेबसाइट पहली दफा ओपन करें, वो पहले ओपन ना हुई हो, और फिर उसके बाद आप कोई आधे घंटे बाद या चाहे 5 मिनट बाद ही, 2 मिनट बाद ही उसको दोबारा ओपन करेंगे, तो वो वेबसाइट पहले से कंपैरेटिवली जल्दी ओपन हो जाएगी। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्राउजर कैशे। ये बताया हुआ यही, ब्राउजर कैशे अकर्स व्हेन वेब पेज और कंपोनेंट ऑफ अ वेब पेज आर टेम्परेरीली सेव्ड इन द मेमोरी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है जी, कि जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर अपने पास सेव रख लेता है, और कहां जहां वो सेव करता है वो कोई भी प्लेस हो सकती है, उसे कहेंगे ब्राउजर कैशे। दिस स्पीड्स अप द वेब ब्राउजिंग एज अ ब्राउजर प्रोग्राम डज नॉट नीड टू वेट फॉर सेव्ड पेजेस टू री डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। अगर उस पेज का डाटा सेव किया हुआ है, जैसे अभी tips.edu का, तो वो दोबारा दोबारा इंटरनेट से उसे डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, उसे कुछ डाटा दोबारा डाउनलोड करेगा, कुछ जो पिक्चर्स वगैरह उसके पास पड़ी हैं वो वहीं से कंप्यूटर से ही ब्लेंड करके और हमें वेबसाइट जो है वो दे देगा। ठीक है जी। लो जी, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। बस 2-3 पॉइंट्स बस आपको बता दूं, क्योंकि ज्यादा स्टोरेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो याद रखना है कंप्यूटर के अंदर 0 और 1, 0 या 1 में डेटा स्टोर होता है बाइनरी कोड्स में, इसे कहते हैं बाइट। 8 बाइट्स यानी 8 जीरोस या 1,
वो क्या होते हैं 1 KB, किलोबाइट। जरा बात सुनते जाए, मैं जरा शॉर्ट हैंड में लिखूंगा 1 KB, ठीक है जी। 1024 KB 1 MB, 1024 MB, MB एक्चुअली मेगाबाइट है, ठीक है जी। 1 GB, अच्छा थोड़ा सा एक गलती होगी, सॉरी 8, थोड़ी सी गलती होगी स्टार्ट में। 0 या 1 एक बिट है, 8 बिट्स जो है 8 बिट्स इज 1 बाइट, यहां पे गलती होगी। 1024 बाइट्स इज 1 किलोबाइट। दोबारा से बता देता हूं, 0 या 1 को कहेंगे बिट, 8 बिट्स इज 1 बाइट, 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट्स 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट्स, और आजकल टेराबाइट्स में स्टोरेज डिवाइसेस आम अवेलेबल हैं। 1024 गीगाबाइट GB इक्वल टू 1 TB, टेराबाइट, ठीक है जी। तो टेराबाइट से आगे फिर एक्साबाइट है, फिर पेटाबाइट है, योटाबाइट है, काफी सारे जीटाबाइट, तो काफी सारे यूनिट्स हैं आगे। तो कम से कम ये यूनिट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। वो बार बार आ रहा है ना, ये देखें जी कि ये इतने मेगाबाइट्स में होती है। हार्ड डिस्क अगर 1 टेराबाइट की हो तो उसके अंदर 32 मेगाबाइट की छोटी सी एक बिल्कुल जो है वो कैशे मेमोरी होगी, ठीक है। तो लें जी, आज के लिए इतना ही काफी है। यू हैव 3 मिनट्स मोर टू आस्क द क्वेश्चंस। एक आपने जी, आप जुबैर था स्टूडेंट, शायद क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे जी। जुबैर, जो आपने मुझसे पहले क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। अच्छा जी, जल्दी जिन्होंने पहले पूछना था क्वेश्चन वो जिशान, हाँ जिशांत, जिशान जी आप क्वेश्चन पूछें, पहले जिशान पूछ ले, क्योंकि इनका मैंने आंसर नहीं किया था उस वक्त क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन लिया ही नहीं था। जिशान क्वेश्चन पूछें आप। वालेकुम अस्सलाम। जिशान आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक करीब करें, माइक करीब करें, मुझे नहीं आवाज आ रही आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर रैम जिशान बेटा थोड़ा सा जोर से बोले, मुझे बहुत हल्की सी अब आ रही है आपकी आवाज, बहुत हल्की सी आवाज आ रही है जी। जी जिशान बोले। रैम एक वक्त में एक चीज सीपीयू को भेजती है जी, तो कंप्यूटर एक वक्त में ज्यादा प्रोसेसेस कैसे कर लेता है, मतलब कैसे कर लेता है, बस हाँ ये समझना है। हमारे लिए शायद 1 सेकंड एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है, लेकिन कंप्यूटर के लिए 1 सेकंड नहीं, नैनो सेकंड, 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा, बिलियंथ ऑफ अ सेकंड कंप्यूटर के लिए वो भी बहुत ज्यादा है। तो यानी रैम एक 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकंड में सीपीयू के पास एक इंस्ट्रक्शन भेज रही है, और वो 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकंड में वो उसको प्रोसेस करके वापस भी भेज देता है। तो अगर 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकंड में एक काम कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है 1 सेकंड में तो बिलियन ऑफ टास्क भी कर सकता है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि वो एक वक्त में एक ही काम कर रहा है, वो हमें कितने सारे टास्क करके दे देता है। एक्सेल सॉफ्टवेयर में हम काम करेंगे तो आप देखिएगा, मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, और अगर वो फॉर्मूला मतलब 1000 वैल्यूज के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, तो वो 1 सेकंड में 1000 के 1000 का डेटा क्या कर देगा, चेंज कर देगा, हजारों इंस्ट्रक्शंस पर काम कर लेगा, ठीक है जी। जुनेद जी, जुनेद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक दफा जो ना कैश मेमोरी डिस्क मेमोरी है सर, उसका एक दफा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ, बस आप ये समझो कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, वहां पे बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, लेकिन कुछ डेटा ऐसा है जो आप डेली बेसिस पर बार बार एक्सेस करते हैं, तो उसके अंदर एक छोटी सी मेमोरी, कैशे मेमोरी डिस्क के अंदर ही लगी हुई है।
उसमें वो डिस्क के अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं, मतलब मैं 4 फाइलें हैं वो मैं हर रोज ही यूज करता हूं, तो कंप्यूटर की डिस्क ऑटोमेटिकली उनको फाइलों को उस कैशे जो डिस्क कैशे में रख लेगी। उससे होगा क्या कि कंप्यूटर को आमतौर पर ना, जब भी हम कंप्यूटर को कहते हैं ना ये फाइल दो, तो कंप्यूटर डिस्क में पहले ढूंढ रहा होता है कि ये फाइल अच्छा जी इस ट्रैक पे इस जगह पे पड़ी है। जिस तरह किसी लाइब्रेरी में किसी रैक में कोई बुक पड़ी होती है तो लाइब्रेरियन को आप कहते हैं ये बुक दे दें, तो वो थोड़ा सा टाइम तो लेगा ना जी रैक में ढूंढने के लिए। लेकिन अगर उसने बुक अपने पास ही रखी हुई हो, मतलब वो बुक जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, लाइब्रेरियन ने वो अपनी टेबल पे ही रखी हो वो बुक्स, तो फिर तो वो वहीं से उठा के दे देगा, ये लो भाई, समझ रहे? तो यही केस। सर, थैंक यू सर। ओके जी, मोहम्मद असद जी। सर मैंने पूछना था कि आपने कहा कि कैश मेमोरी बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, जी लेकिन सर जब हम डेली बेसिस पे जो हम चीजें खोलते हैं वो तो काफी ज्यादा होती हैं, नहीं तो नहीं, फिर थोड़ी सी मेमोरी में सेव कैसे हो जाती हैं? काफी ज्यादा नहीं होती, मतलब कैशे मेमोरी इतनी होती है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस को वो मैनेज कर सकती है। लेकिन जो आप कोई फाइल ओपन कर रहे होते हैं या कोई गेम ओपन कर रहे होते हैं, वहां सिर्फ कैशे मेमोरी काम नहीं कर रही होती। आप ऐसा समझे कि आपने एक गेम है जो 3 GB की गेम है, तो आप वो चला रहे हैं, तो गेम की 3 GB की इंस्ट्रक्शंस तो रैम में होंगी। रैम आपकी कंप्यूटर की जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, और उसमें जो गेम के जिस हिस्से पे इस वक्त आप काम कर रहे हैं, सिर्फ वो वाली इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो कहाँ पे होंगी, वो कैशे मेमोरी में होंगी। ठीक है, ओके सर। जी। ईशा निगार जी, बेटा आप क्वेश्चन पूछ लें। सर अगर सीपीयू को हर बार न्यू इंस्ट्रक्शंस चाहिए हो तो इस केस के अंदर जो हाँ, कैशे मेमोरी है उसका क्या रोल होगा? हाँ, फिर कैशे मेमोरी का रोल मतलब आप एक तरह से 0 हो जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही हर बार नहीं चाहिए होगी। लेकिन ऐसा कॉमनली होता नहीं है, ऐसा कॉमनली होता नहीं है। ठीक है जी, समझ रहे कि नहीं? थैंक यू जी सर। लेकिन जो आपने केस बताया यहाँ पे फिर कैशे मेमोरी का रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वी आर ऑलवेज एक्सेसिंग न्यू इंस्ट्रक्शन। हम हमेशा नई इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो फिर उसका रोल तकरीबन यानी माइनस हो जाएगा मेरे ख्याल में। एक क्वेश्चन बस लास्ट ले लेते हैं जी, मोहम्मद असलम। अच्छा जी, जी मोहम्मद असलम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, सर जी क्वेश्चन मैंने सर जी आपसे क्वेश्चन पूछना था लास्ट लेक्चर के बारे में, जी। डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर के बारे में सर जी पूछना था, उसकी समझ नहीं डिसेंट्रलाइज्ड आई। आर्किटेक्चर, जहां पे भी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से कंप्यूटर्स के ऊपर डेटा प्रोसेसिंग हो रही हो कि सेंट्रल कंप्यूटर पे भी कुछ प्रोसेसिंग हो रही है और क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर भी कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, तो अगर इस स्टाइल से डेटा प्रोसेसिंग हो रही है तो आप कहेंगे इस बिजनेस कंपनी का कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर जो है वो क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर उन्होंने ऐसा रखा हो कि नहीं जी प्रोसेसिंग तो एक ही कंप्यूटर पे होनी है और बाकी कंप्यूटर सिर्फ डेटा एंट्री ही करेंगे, तो फिर कहेंगे कि ये सेंट्रलाइज प्रोसेस, सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। ठीक है, ओके ओके जी। चलें जी, आज के लिए अभी इतना ही काफी है, सर आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये मान